हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है 2011 से लेकर 2022 के बीच 10 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा पहला सवाल है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यह सवाल क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, ठीक है। लेकिन जो उत्तर है उसे हम अपने शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ समझिएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक विशेष अवधि होता है, जिसके द्वारा किसी देश का आर्थिक जीवन संचालित होता है। उसे ही क्या अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा दिए। इसी तरह से आपके एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल, यह सवाल हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो यहाँ समझिएगा, किसी देश की कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय और उस देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बट्टे में यानी कि अनुपात देश की कुल जनसंख्या को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ओके, चलिए 3 नंबर सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, उदाहरण दे। ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे, अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन है। कौन कौन? तो पहला है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ठीक है। ये सभी क्या है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन है। ओके, चलिए 4 नंबर सवाल है। यह सवाल भी हर साल पूछा जाता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर इस तरह से देंगे, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता और शासन। अतः लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिससे शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए किया जाता है, ठीक है। उसे ही तो हम लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह से आप आसान शब्दों में आप अपने एग्जाम हॉल में लिख देंगे। ओके, चलिए यह भी सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका और पूछा जाएगा, पूछे जाने की संभावना है। चिपको आंदोलन किया है? तो यहाँ समझिएगा, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन था, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है। इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन को, ओके, इस आंदोलन को स्थानीय ठेकेदारों द्वारा हरे भरे पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था। ओके, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिख देते तो 2 नंबर मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण बचाओ आंदोलन था, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। बस यहाँ तक ही आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके सवाल में सीधे सीधे पूछ जाता है मेजनी कौन थे, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है। दोनों का सवाल एक ही क्वेश्चन में हमने दे दिया। इस तरह से लिखेंगे, अगर किसी भी तरह से मतलब सवाल पूछा जाता है मेजनी कौन था या फिर इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, तो इसका उत्तर इस तरह से देंगे। मेजनी एक साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, ठीक है, जो राजतंत्र के घोर विरोधी भी थे, और ये राष्ट्रवादियों द्वारा गठित कार्बोनरी दल के सदस्य भी थे। इन्होंने 1831 में यंग इटली की स्थापना की। इनके प्रयत्नों के कारण ही इटली स्वतंत्र और एकीकृत हुआ, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। मेजनी कौन थे? तो इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ से एक सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। कब किया गया था यंग इटली की स्थापना? तो 1831 में। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल है, वस्तु विनिमय क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी हो सकता है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर इस तरह से देंगे, वस्तु विनिमय एक प्रणाली था। जब मुद्रा का चलन नहीं था तो लोग वस्तु के बदले वस्तुओं का अदली बदली आपस में कर लिया करते थे, और इसी प्रणाली को वस्तु विनिमय कहा जाता है। कितना आसान शब्दों में हमने उत्तर दे दिया। इसी तरह से आप अपने एग्जाम हॉल में लिखेंगे। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसी सवाल को इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संसाधन क्या होता है? तो सीधा सीधा इसका उत्तर आप इस तरह से एग्जाम हॉल में लिखेंगे, वैसी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों को पूरा करता हो, ठीक है।
वैसी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों को पूरा करता हो उसे संसाधन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, भूमि, मृदा, प्रकाश, खनिज, ठीक है, खनिज कोमा देंगे, कवि, चित्रकार इत्यादि, जो भी हम मानव की जरूरतों को पूरा करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक सवाल है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, तो जिमरमैन ने कहा था। ठीक है, जिमरमैन का कथन है। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक सवाल है, दल बदल कानून क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हम इस तरह से इसका उत्तर देंगे। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है, इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है, इस तरह से आप लिख देंगे। ओके, एक बार आप कॉपी में जरूर लिखिएगा इस वीडियो को, मतलब पॉज करके दोबारा पहले आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लीजिए कौन कौन सवाल, उसके बाद आप एक बार फिर से कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल है, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। इसी सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है, कुटीर उद्योग क्या है, या फिर कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर इस तरह से देंगे। पहला है घरेलू उद्योग से आप क्या समझते हैं, या फिर इसका परिभाषा करें तो इस तरह से देंगे, कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योग घरेलू कहलाता है। ठीक है, यानी कि घरेलू उद्योग कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, दुग्ध व्यवसाय, चावल कुटाई मिल, आटा पिसाई मिल आदि, ये सब क्या है, तो घरेलू उद्योग है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, कुटीर उद्योग, ये क्या है, इसका मतलब जवाब कैसे देंगे, तो इस तरह से देंगे, ऐसा व्यवसाय जिसमें कम पूंजी और कम लोगों की आवश्यकता हो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना आसान शब्दों में हमने दे दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या हो गया, मुर्गी पालन, ये क्या है, कुटीर उद्योग के उदाहरण है। सुअर पालन, सेवई उद्योग, धूप बत्ती निर्माण आदि, ये सब क्या है, तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख देंगे। चलिए सबसे आखिरी सवाल है, एक सवाल है, आपदा का विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। यह सवाल 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर आप इस तरह से देंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे है, प्राकृतिक में आकस्मिक परिवर्तनों से होने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण है। ये सभी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। आगे समझेंगे, आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ना कि मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो सभी उदाहरण हमने दिया है, ये सभी क्या, तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ना कि मानव के द्वारा। इसलिए आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदा की गति तीव्र होती है, इसका प्रभाव तत्काल होता है, इसमें ऐसी ताकतें होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होता है और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन की क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इस तरह से लिख देंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में। ओके, अब दूसरा जो प्रकार है वो मानव जनित आपदा है, ये मानवों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, मानव के क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे हो गया भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ये सब क्या, तो मानव के गलती की वजह से हुआ था। ठीक है, नाभिकीय आपदा, भूमंडलीय तापन, वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण, ये सब जो प्रदूषण होता है वो मानव के द्वारा होता है, इसलिए ये मानव आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आदि पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी आपदाएं मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम है। ओके, मानव जनित आपदा को कम या रोका जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा पर रोक लगाना असंभव है। इस तरह से इस सवाल का जवाब हमें दे देना है कि आपदा का विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ओके, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को कर लेते जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का बाई चांस मतलब ज्यादा हो। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को करते हैं। शायद हमें टाइपिंग करने का टाइम नहीं मिला तो हम कॉपी में ही लिख के इस तरह से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये सभी सवाल क्वेश्चन बैंक से होने वाले, टोटल 25 सवाल है, आप देख लीजिए।
चलिए, तो हमारा पहला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, शायद हमारा थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। हमारा जो आवाज़ है वो आपके पास साफ साफ पहुंचेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, 2 नंबर सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो अमेरिका, अमेरिका है जो क्या है, संघ सरकार की उदाहरण है। ये सवाल पूछा जा सकता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रेगुर मृदा। ठीक है, काली मिट्टी, मृदा का मतलब मिट्टी होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। ठीक है, या फिर मृदा कहेंगे। चलिए, 4 नंबर सवाल है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पटना में स्थित है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान क्या हुआ, किसको कहते हैं? तो चिड़ियाघर को कहते हैं, जो पटना में है ना, उसी को कहते हैं। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। चलिए, चिड़ियाघर का नाम हुआ संजय गांधी जैविक उद्यान, ध्यान रखिएगा, जो कि पटना में स्थित है। चलिए, 5 नंबर सवाल है, आपको याद हो जाएगा, इस तरह से हम आपको करा देंगे कि बस आप एग्जाम हॉल में याद करेंगे कि क्या पढ़े थे और डायरेक्ट टिक मारना है, ऑप्शन के चक्कर में इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे। 5 नंबर सवाल है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महानगरों में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक महानगर में टिक मारना होगा वहाँ। चलिए, 6 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, चलिए, 7 नंबर सवाल है, हंगरी की राजधानी है? तो दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बुडापेस्ट। ओके, चलिए, 8 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 50%। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना परसेंट सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों 50%। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी दोबारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो वीना कांग्रेस के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर सवाल है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए, 12 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 ईस्वी में। 13 नंबर सवाल है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर के द्वारा। ओके, सिकंदर किसका? अलेक्जेंडर का ही नाम था, तो अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार मतलब उसी के नाम से शुरू हुआ था, तो सिकंदर ने स्थापित किया था। ठीक है, इस बाजार को। 14 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? हर बार यह सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ओके, 15 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पटना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक बिहार के किस जिला का है? तो पटना का। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है? तो शिवहर का है। ठीक है, बिहार का शिवहर जिला, जिसकी प्रति व्यक्ति आय क्या? तो सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर सवाल है, ग्राम पंचायतों के प्रमुख कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 4 अंग होते हैं। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, और यहाँ चौथा हो गया ग्राम कचहरी। ये पूरा यहाँ लिख देंगे तो वहाँ 2 नंबर में अगर सवाल पूछा जाता है तो आप इतना भी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल है, कृषि सुखाड़ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जल के अभाव में। ठीक है, जो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ये सभी सवाल आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। ओके, 2011 से लेकर 2022 के बीच, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। 25 सवाल इस वीडियो में टोटल ऐड किए हैं ऑब्जेक्टिव। 18 नंबर सवाल है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना सुरक्षित होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऊंची भूमि पर जाना क्या? तो सुरक्षित होता है। ओके, 19 नंबर सवाल है, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, अगर मानव शरीर आग से जल जाता है तो उस स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
अच्छा 20 नंबर सवाल है, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बिहार है, ठीक है, जो कि सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल है, महासागर के तले पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी सवाल को पलट के पूछ दिया जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि सुनामी कहाँ आता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समुद्र में आता है, ठीक है, समुद्र में आता है। ओके, सुनामी समुद्र में आता है। चलिए 22 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुखाड़ उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वहां सुखाड़ उत्पन्न होता है। 23 नंबर सवाल है, भारत में चक्रवात आने की अवधि है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर माह के बीच, ठीक है, अक्टूबर नवंबर जो क्या होता है तो चक्रवात आने की अवधि होता है भारत में, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ओके, और 25 नंबर सबसे आखिरी सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए एक आखिरी सवाल है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक वेबसाइट है explainstudyone.com, जहाँ पर आप क्लास 10 से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और खास करके इंग्लिश जो बुक है पनोरमा, उसका हिंदी अनुवाद यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन सभी चैप्टर का पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए अच्छा होगा। आप अगर हिंदी पढ़ के जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जाकर गूगल पे सर्च करें और इंग्लिश का हिंदी अनुवाद पढ़ने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।